सर्वेषां नमो नमः। स्वागत है आपका बानसूर पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में। आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड संस्कृत साहित्य के पेपर सेकंड के विषय में। उसमें आज का हमारा टॉपिक है रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग में से आने वाली व्याख्याएं जो 2018 के पेपर में आई हैं। तो आइए शुरू करते हैं व्याख्याओं का पार्ट। पहली व्याख्या है काम नृपाः सन्तु सहस्रोऽन्य राजीवंतीम आहुर अनेन भूमिम नक्षत्र तारा ग्रह संकुलानपि ज्योतिषमती चंद्र सैव रात्रि। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसका परिचय आपको दे देता हूँ। जो रघुवंश महाकाव्य है वो कालिदास के द्वारा रचित है और ये जो महाकाव्य है ये रघुकुल यानी श्री रामचंद्र जी के वंश का इसमें वर्णन किया गया है। तो इसमें से हमारे दो व्याख्याएं आती हैं, दो व्याख्या जो परीक्षा में हम करते हैं और एक आता है इसमें से क्वेश्चन। तो ये जो श्लोक है इसकी हम व्याख्या किस प्रकार से करेंगे ये हम आपको बताते हैं। आइए चलते हैं अगले पृष्ठ पर। सबसे पहले व्याख्या का हमें अन्वय करना है। अन्वय में कैसे करेंगे? अन्वय जो होता है वो दो तरीके से होता है। एक विधि है दंडान्वय और दूसरी है खंडान्वय, यानी एक व्याकरण के तरीके से किया जाता है और दूसरा साहित्य के तरीके से। तो हम आपको एक सरल विधि से अन्वय करना बताएंगे जो कम मेहनत में आप जल्दी से अन्वय करना सीख जाएंगे। देखिए, जो श्लोक होता है उसका जैसे जैसे आप हिंदी अर्थ करते जाते हैं वैसे वैसे संस्कृत के पदों को श्लोक में से उठा के रखते जाएंगे और जो पद्य पार्ट है उसका छंद तोड़ करके हम इसका गद्यांश बना देंगे, जैसे कि आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है। तो पहला वाक्य हमने बनाया और इसमें जहाँ क्रिया आती है वहाँ हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो शुरू करते हैं अन्वय को। देखिए, पहली जो क्रिया अपनी संतु आई थी श्लोक में तो हमने यहाँ फुल स्टॉप लगाया है। पहला वाक्य हो गया अन्य नृपाः कामम सहस्त्र सन्तु। अन्य नृपा कामम सहस्त्र सन्तु। दूसरा है भूमिम अनेन राजवंतीम आहु। दूसरी हमारी जो क्रिया आ गई वो आ गई आहु, तो यहाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तीसरा जो वाक्य हमने बनाया नक्षत्र तारा ग्रह शकुलान अपि रात्रि चंद्रमसौ एवं ज्योतिषमति। यहाँ हमने इसमें क्रिया आई है ये और इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो यहाँ हमने फुल स्टॉप लगा दिया, यानी कि 3 वाक्य यहाँ अपने बन गए। तो अन्वय करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप हिंदी बोलते जाइए और वो हिंदी के जो शब्द हैं श्लोक में से उठाते जाइए, रखते जाइए, उठाते जाइए, रखते जाइए। जहाँ क्रिया आती है वहाँ फुल स्टॉप लगा दीजिए, हमारा अन्वय तैयार। तो पहली स्टेप है व्याख्या की अन्वय। अब दूसरी स्टेप पे चलते हैं। दूसरी स्टेप आती है प्रसंग। प्रसंग में क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखो, प्रसंग में जो लिखना होता है उसमें श्लोक का परिचय दिया जाता है, यानी ये जो श्लोक हमारे एग्जाम में आया है वो कौन से ग्रंथ से आया है, उसके लेखक कौन है, ग्रंथ के कौन से सर्ग से आया है, कौन से भाग से उसको संकलित किया गया है, ये सारा परिचय प्रसंग में देना होता है। जिस प्रकार से मान लो अपने घर कोई अतिथि आ जाए जिसका हमें परिचय नहीं है, तो सबसे पहले हम उससे परिचय करते हैं। तो ये जो हमारी परीक्षा में जो हमारा श्लोक रूपी अतिथि आया है इसका हम परिचय करते हैं प्रसंग के माध्यम से। तो इस श्लोक का प्रसंग शुरू करते हैं। अयम श्लोकः अस्माकं पाठ्यपुस्तकं वा महाकवि कालिदासेन रचितं रघुवंश महाकाव्यात् संकलितो अस्ति तथा च रघुवंशस्य षष्ठम सर्गात् उद्घृतो अस्ति। ये तो हो गया इसका संस्कृत में प्रसंग। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। यह श्लोक महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग से उद्घृत है। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला, ग्रंथ का नाम क्या है? तो ग्रंथ का नाम है हमारे इस श्लोक का रघुवंश। उसके लेखक कौन है? महाकवि कालिदास।
रघुवंश के कौन से सर्ग से लिया गया है? तो ये हमारे सिलेबस में आता है छठा सर्ग, जो इंदुमती के स्वयंवर के नाम से प्रसिद्ध है। तो छठे सर्ग से उद्गृत लिख दो या फिर संकलित है। ये हो गया अपना प्रसंग। अब प्रसंग के बाद क्या लिखेंगे कि ये जो हमारा संदर्भ है, संदर्भ में हमें ये जो श्लोक है ये क्या संदेश देना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है, उसके बारे में हमें संदर्भ में लिखना होता है। तो इसका जो संदर्भ है वो इंदुमती के स्वयंवर में देश विदेश से बहुत सारे राजा इकट्ठे हुए थे और जो सुनंदा नाम की एक परिचारिका थी, वो स्वयंवर में बैठे हुए सभी लोगों को एक एक राजा के वंश का और राजा की खूबियों का परिचय कराती हुई चल रही थी। उसी प्रसंग में एक परंतम नाम का राजा है और उस परंतम नाम के जो राजा का परिचय है वो सुनंदा अपने शब्दों के द्वारा कहते हुए यहाँ वर्णन करती है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको कि इस श्लोक में स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं में से परंतम नामक राजा और उसके वंशों के अन्य राजाओं की प्रशंसा करते हुए सुनंदा कहती है कि सुनंदा एक परिचारिका है जो स्वयंवर में क्या करवाती है, सभी राजाओं का, सभी लोगों से परिचय करवाती है, बारी बारी से आती चलती है। और ये जो प्रसंग लिया गया है ये परंतम नामक राजा का लिया गया है, तो उस राजा की विशेषताओं का इसमें वर्णन किया गया है। ये हो गया अपना संदर्भ। तो एक बार फिर से प्रसंग पे चर्चा करते हैं। प्रसंग हो गया, ये हैं श्लोक महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग से उद्गृत है। संदर्भ हो गया, इस श्लोक में सुनंदा नाम की परिचारिका परंतम नामक राजा और उसके पूर्ववर्ती राजाओं की प्रशंसा करते हुए कहती है कि अब बात करते हैं व्याख्या की। अब व्याख्या में हमें इसको अच्छे से खोल करके बताना है और आपको पता है कि ये जो व्याख्या है ये हमें अन्वय के आधार पर करनी है। तो पहला अपना पद्य था श्लोक का, अन्य नृपा कामम सहस्त्र संतु। अन्य मीन्स दूसरे, नृपा मीन्स राजा, कामम यानी भले ही, और सहस्त्र यानी हजारों, संतु यानी होवें। तो यहाँ सुनंदा कह रही है कि इस सभा में भले ही हजारों की संख्या में राजा क्यों ना हो, इस सभा में भले ही हजारों की संख्या में राजा विद्यमान हैं, परंतु भूमिम अनेन राजवंतीम आहु, लेकिन भूमिम यह है पृथ्वी, राजवंतीम यानी राजवती वैसे ही कही जाती है इस राजा के कारण। यानी तात्पर्य ये हुआ कि इस सभा में या इस भूमि पर भले ही हजारों की संख्या में राजा क्यों ना हो, लेकिन जो ये पृथ्वी है वो इस परंतम नाम के राजा के कारण ही राजवती के समान कहलाती है, राजवती के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ सुनंदा अपने शब्दों की चातुरता से उस राजा की महत्ता के बारे में वर्णन कर रही है कि ये जो राजा है ये अन्य राजाओं से श्रेष्ठ राजा है और पृथ्वी का नाम राजवती या राजवंती नाम इसी राजा के कारण पड़ा है। अगले उस पे चलते हैं। नक्षत्र तारा ग्रह सकुलान अपि, नक्षत्र तारा ग्रह सकुलान अपि रात्रि चंद्रमसा एव ज्योतिष्मति। तो पहली लाइन में कहा कि भले ही दूसरे राजा भले ही हजारों की संख्या में विद्यमान है इस पृथ्वी पर, लेकिन ये पृथ्वी इस परंतम नाम के राजा के कारण राजवती के समान कही जाती है। तो नक्षत्र तारा ग्रह सकुलान अपि यानी जैसे आकाश में बहुत सारे नक्षत्र, बहुत सारे तारे और ग्रह विद्यमान होते हैं, लेकिन रात तो या रात्रि तो किसके कारण कही जाती है? ज्योतिष्मती चंद्रमसे एव, चंद्रमा की चांदने के कारण ही रात कहलाती है। लेकिन आकाश में बहुत सारे तारे और बहुत सारे ग्रह भी विद्यमान होते हैं।
ठीक उसी प्रकार से इस पृथ्वी पर हजारों की संख्या में राजा हैं, लेकिन ये पृथ्वी तभी इसी राजा के कारण पृथ्वी कहलाती है। जैसे आकाश में बहुत सारे तारे और नक्षत्र विद्यमान होते हुए भी रात चंद्रमा की चांदने के कारण ही रात कहलाती है। तो ये थी इसकी व्याख्या। एक बार फिर से मैं इसकी व्याख्या को डिटेल से शॉर्टली बता रहा हूँ। यानी परंतम नाम का राजा की प्रशंसा करते हुए सुनंदा क्या कहती है कि ऐसे तो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे राजा हैं, अर्थात हजारों की संख्या में राजा विद्यमान हैं, परंतु उनके होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे अश्वनी आदि आकाश में हजारों की संख्या में नक्षत्र और असंख्य तारे विद्यमान होते हुए भी रात्रि को कोई अंतर नहीं पड़ता है, अर्थात उनकी चांदनी कभी भी नहीं होती है। अपितु जिस प्रकार से एक चंद्रमा के होने से ही रात्रि ज्योतिषमती हो जाती है, अर्थात जगमगा जाती है, चांदनी से युक्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से एक परंतम के राजा होने के कारण पूरी पृथ्वी की क्या कहलाती है, राजवंती के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये थी इसकी व्याख्या। अब हम चर्चा करते हैं लास्ट के टॉपिक की, जिसमें या तो व्याकरणात्मक टिप्पणी, अगर आप व्याकरणात्मक कुछ विशेष डालना चाहते हैं तो वहाँ टॉपिक डालेंगे अपन व्याकरणात्मक टिप्पणी, और अगर हम व्याकरणात्मक टिप्पणी नहीं देना चाहें और कुछ कवि के बारे में या कुछ काव्य के बारे में कुछ लिखेंगे तो विशेष टॉपिक डालेंगे। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में तो जैसे कि हमने कक्षाओं में आपको बताया था, कोई भी हम एक व्याकरण की जो नई रचना हमने की है व्याख्या में, संस्कृत में अगर करते हो आप तो लिखना है व्याकरणात्मक टिप्पणी, और हिंदी में अगर आप व्याख्या कर रहे हैं तो व्याकरणात्मक टिप्पणी ना लिख करके वहाँ आप विशेष डालेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा। तो विशेष में जो इसमें हम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं, सबसे पहली बात भाषा इसकी कोमल या सौष्ठव है, और इसमें जो पूर्ववर्ती परंतप के राजाओं की प्रशंसा को विस्तार दिया गया है, और परंतम नामक राजा की तुलना एकमात्र चंद्रमा के साथ की गई है। और इस विशेष में हम इस अलंकार आदि डाल सकते हैं। इसमें उपमा अलंकार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया। आपने देखा कि एक चंद्रमा की चांदनी से राजा परंतम को उपमा दी गई है, तो ये उपमा अलंकार है इसमें। और ये हो गया अपना विशेष। अब हम चलते हैं व्याख्या नंबर 2 पर। 2 नंबर व्याख्या है, संचारिणी दीप शिखेयो रात्रो यम यम व्यतीताय पतिवराम सा नरेंद्रम आर्गाटयु प्रपेदे विवर्ण भाव स भूमिपालः। ये जो श्लोक आप देख रहे हैं स्क्रीन में या स्क्रीन के ऊपर, ये बड़ा ही मोस्ट श्लोक है। जब भी हम उपमा के बारे में चर्चा करते हैं, कालिदास की उपमा के बारे में, तो इस श्लोक का जरूर वर्णन किया जाता है। ये महाकाव्य रघुवंश का बड़ा ही अच्छा श्लोक है, वो भी उपमा के विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है अपना, एक बार फिर से उच्चारण कर रहा हूँ, संचारिणी दीप शिखेयो रात्रो यम यम व्यतीताय पतिवरासा नरेंद्रम आर्गाटयु परपेदे विवर्ण भाव स भूमि पाल। तो इसमें सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम आपको छंद के बारे में बता दें इसका। देखो, इसमें हम वर्णों की संख्या गिन लेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इंद्र वज्रा इसमें छंद है। आगे चलते हैं व्याख्या के पार्ट पे। पहला हमारा टॉपिक आता है प्रसंग। तो प्रसंग, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इसका परिचय देना है, वही प्रसंग आएगा इसका। यह है अयम श्लोकः महाकवि कालिदासेन विरचितः रघुवंश महाकाव्यस्य षष्ठम सर्गात् उद्गृतो अस्ति। इसकी हिंदी होगी, यह श्लोक महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश के 6ठे सर्ग से संकलित है या उद्धृत है। ये हो गया इसका प्रसंग। अब बात करते हैं हम संदर्भ के विषय में। संदर्भ में ये क्या कहना चाहता है, देखिए
इसमें दो चीज़ें मैं आपको बता दूं जिससे आपको संदर्भ समझ में आ जाएगा। इसमें एक शब्द आया है संचारिणी दीप शिखे इव, तो इसमें भी उपमा अलंकारी है। संचारिणी क्या होती है? देखो, प्राचीन समय में जब राजाओं के राजमहल हुआ करते थे, उस समय के लाइट का अभाव हुआ करता था, आज की तरह बिजली नहीं थी। तो जो रात्रि को संचरण करने वाला जो व्यक्ति होता था या जो परिचारिका होती थी, वो पूरे महल को जगमगाहट करने के लिए महल के चारों तरफ या राजमार्गों पर लाइट के लिए एक दीपक या कहें मसाल लेकर के सारी रात उस पर चक्कर लगाते थे। तो एक तो वो शब्द आया है इसमें, यानी उजाला करने के लिए आज की तरह रोड लाइटें नहीं थी। तो उस दीप शिखा के समान राजाओं को उपमा दी गई है। जब इंदुमती का स्वयंवर चल रहा होता है तो हजारों की संख्या में राजा ऐसे लाइन से बैठे हुए थे और सुनंदा नाम की जो परिचारिका थी वो उन राजाओं का एक एक का परिचय करवाती हुई चल रही थी। तो इसमें भी अपन जो संदर्भ है वो इसी प्रसंग में लिखेंगे कि स्वयंवर में आते समय जो राजा था, जैसे ही जो इंदुमती थी वो जैसे ही माला लेके जिस राजा के पास आती, देखो सिचुएशन क्या थी उस समय स्वयंवर में कि सुनंदा इंदुमती के साथ थी। इंदुमती वरमाला हाथ में लिए हुई थी और जैसे ही एक राजा के पास जाकर के रुकती इंदुमती, और सुनंदा उस राजा का परिचय करवाती थी उससे। तो इंदुमती जिस जिस राजा के पास जाती तो उस राजा के मन में ये भाव आता है कि शायद ये मेरा ही वर्ण करेगी। लेकिन जैसे ही इंदुमती उस राजा को छोड़ करके अगले राजा के पास जाती तो पिछले राजा के पास वैसी ही सिचुएशन हो जाती थी जैसे राजमार्ग पे एक दीप शिखा को लेकर के संचारिणी जब चलती है और जब वो आगे बढ़ती है तो महल या कोई मकान कहते हैं, पीछे के मकान या महल अंधेरे से डूब जाते हैं और आगे उजाला हो जाता है। तो अगला राजा तो ये सोच करके खुश होता है कि पिछले वाले को छोड़ करके मेरे पास आ गई है, अर्थात ये मेरा वर्ण कर सकती है, तो उसके मन में तो खुशी रहेगी। और पिछला वाले राजा के मन में अंधकार सा छा जाता था, बड़ा दुखी हो जाता था कि अब मेरा वर्ण नहीं होने वाला है। तो इसमें प्रसंग लिखेंगे कि इसमें राजाओं के मनोभाव का, स्वयंवर में राजाओं के मनोभाव का वर्णन किया गया है कि जब इंदुमती एक राजा को छोड़ करके दूसरे राजा के पास वर्ण के लिए चली जाती थी। ये हो गया इसका संदर्भ। अब हम बात करेंगे व्याख्या की। तो व्याख्या में काफ़ी कुछ इसमें बता ही दिया है मैंने, तो हम श्लोक से शुरू करेंगे व्याख्या। अन्वय से। पतिवराम सा रात्रौ संचारिणी दीपशिखा अयो यम यम व्यतीताय स भूमिपाल नरेंद्रम आर्गाट इव। पतिवराम सा, पति का वर्ण करने वाली सा मीन्स वह कौन? इंदुमती। पति का वर्ण करने वाली वह इंदुमती किसमें? स्वयंवर में। रात्रौ, रात्रि के समय या रात्रि के काल में। संचारिणी, निरंतर संचरण करने वाली। संचारिणी का अर्थ होता है चलने वाली, लगातार जो चलती रहे, मिसाल को लेकर के। दीप शिखा, दीपक की ज्योति के इव यानी समान। यम यम, जिस जिस राजा को, व्यतीताय छोड़, अतिक्रमण करना या फिर पीछे छोड़ जाना, ऐसा पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाती थी। स वह राजा, भूमिपाल का अर्थ है राजा। नरेंद्रम आर्गाट, आर्गाट का अर्थ होता है मार्ग, और नरेंद्र यानी राजा का या राजमार्ग बोल सकते हैं मिलाकर के, जिसको अपना आज हाईवे कहते हैं। राजमार्ग के पास में विद्यमान भवन अथवा मकान के इव यानी समान विवर्ण भाव मलिनता को प्रपेद प्राप्त हो गया था। तो ये तो शब्दार्थ हो गया इसका। अब मैं आपको व्याख्या बताता हूँ कि वह भावी पति का वर्ण करने वाली जो इंदुमती थी स्वयंवर में, वो रात्रि के समान निरंतर विचरण करने वाली दीपक की ज्योति के समान ही जिस जिस राजा को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाती थी, वह राजा राजमार्ग के पास में विद्यमान भवन या मकान की तरह मलिनता को प्राप्त हो जाता था, अर्थात मन में बड़ा ही दुखी हो जाता था। देखिए,
राजाओं की पंक्ति लगी हुई थी। सुनंदा एक एक का परिचय करवाती जा रही थी। जिस भी राजा के पास इंदुमती आके जब रुकती थी तो वह राजा बड़ा ही खुश होता था। जैसे मिसाल आकर के किसी मकान के पास से गुजरती थी तो मकान में रोशनी पहुंचती थी, मकान में चमक आती थी या प्रकाश फैलता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही इंदुमती किसी राजा के पास आकर रुकती तो वह राजा बड़ा ही प्रसन्न होता था, दीपशिखा के समान। लेकिन जैसे ही उस राजा का त्याग करके या उसको छोड़ करके अगले राजा के पास इंदुमती पहुंचती थी तो पिछले राजा की वही दशा होती थी। जैसे एक संचारिणी या रात को गमन करने वाली जो परिचारिका दीपशिखा को लेकर के चलती है और जिस मकान के पास आकर के आगे निकल जाती थी, जैसे मकान में अंधेरा छा जाता है वैसे ही प्रकार से राजा के दिल में भी अंधेरा छा जाता था। तो ये थी इसकी व्याख्या। विशेष इसका जो हम लिखेंगे, सबसे पहली बात, ये जो श्लोक है इसमें दीपशिखा की जो उपमा है वो दी गई है राजा को, यानी राजा को दीपशिखा की यहाँ उपमा दी गई है। तो पहली बात तो यह है कि श्लोक में इंदुमती की तुलना दीपशिखा से और पीछे छूट चुके राजाओं की तुलना अंधकार वृत्त भवनों से की गई है, जो कि उपमा अलंकार का वाचक है। तो ये था इसका विशेष। व्याकरण कुछ लिखे हैं इसमें, तो वी और अति दोनों उपसर्गों से युक्त इण धातु से व्यतिताय शब्द की व्युत्पत्ति हुई है और समुपसर्ग पूर्वक चर धातु से विचरण शब्द की स्त्रीलिंग में संचारिणी शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ये हो गया इसका व्याकरणात्मक टिप्पणी। तो ये था अपना व्याख्या नंबर 2। अब इसमें से एक क्वेश्चन आता है। 2 व्याख्याएं हमने आपको अभी वर्णन किया है रघुवंश में से। एक इसमें क्वेश्चन आता है बड़ा, जो 6 नंबर का पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन जो 2018 के पेपर में आया है, रघुवंश महाकाव्य के आधार पर, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, रघुवंश महाकाव्य के आधार पर महाकवि कालिदास का काव्य सौंदर्य वर्णन कीजिए। तो शुरू करते हैं हम महाकवि कालिदास का काव्य सौंदर्य। देखिए, महाकवि कालिदास के विषय में ऐसा नहीं है कि अब हमारे भारत में ही लोग जानते हैं। ये जो कवि हैं ये कविता की जगत में भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। और इनकी जो सबसे मोस्ट जो है काव्य में कला वो है उपमा। लेकिन हम क्रम से बिंदुवार इसका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला हमने यहाँ टॉपिक डाला है रघुवंश महाकाव्य की समीक्षा। तो समीक्षा इसकी सामान्य हम करते हैं। देववाणी संस्कृत की जो अन्यतम विशेषताओं में से एक सबसे प्रसिद्ध विशेषता है, यानी संस्कृत की एक अलग ही अपनी वो है भावाभिव्यक्ति की पूर्णता। संस्कृत में जो भावों की अभिव्यक्ति होती है उसमें अधूरापन नहीं होता, उसमें पूर्णता होती है। और इसी के कारण अर्थ गौरव संस्कृत में प्रसिद्धि पाता है, यानी एक एक शब्द का अर्थ का जो गौरव हो बड़ाई अपार होता है। एक थोड़े से शब्दों में भावों की संपूर्ण अभिव्यक्ति करने में संस्कृत साहित्य में ही ये क्षमता होती है, अन्य साहित्यों में नहीं होती है। और ये जो अर्थ गौरव की बात अपने यहाँ की है ये कालिदास के ग्रंथों में सर्वत्र देखी जाती है। तो पहला होगी इसका क इह रघुकार्य न रमते, एक उक्ति है ये रघुवंश की। क मीन्स कौन है, इस संसार में को ऐसा कौन है, यह रघुकार्य न रमते, जिसको, रघुकार्य का अर्थ है यहाँ रघुवंश महाकाव्य से। इस संसार में ऐसा कौन है, यह मीन्स इस संसार में, कै मीन्स कौन, जिसको रघुकार्य न रमते, जिसको रघुवंश को पढ़ने में आनंद नहीं आता हो। यानी सभी को आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ रमते क्रियापद संपूर्ण आनंद का द्योतक है। इस पद में संपूर्ण रस की अनुभूति करवाता है। और रस जो होता है वो ब्रह्मानंद अर्थात परमानंद का सहोदर का कहा जाता है। और अपन बात करें रघुवंश में जितने भी भाव है, व्यक्ति की तुलना या सुंदरता की विद्यमानता है, उतनी कलात्मक पक्ष भी बहुत अच्छा प्रदर्शित किया गया है।
यानी भावों की अभिव्यक्ति तो सुंदर की है कालिदास ने, उसके साथ साथ उनका जो कलात्मक पक्ष है वो भी बड़ा ही अच्छा है। सब शक्ति की दृष्टि से अपन बात करें तो अभिधा और वाच्यार्थ की प्रमुखता इनके ग्रंथों में पाई जाती है। भाषा की बात करते हैं अपन तो तीन जो गुण होते हैं, प्रसाद और माधुर्य यानी मधुरता, तीन गुणों में से प्रसाद गुण और माधुर्य गुण की इनके काव्यों में अनुपम छटा देखी जाती है। रघुवंश जो महाकाव्य है उसकी आत्मा रस की दृष्टि से जितनी प्रभावी निष्पन्न होती है, प्राय उसी के समान श्रृंगार की भी मर्मस्पर्शी अनुभूति होती। ऐसा नहीं है कि महाकवि कालिदास भावाभिव्यक्ति पर ही जोर देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो उपमा पे ही जोर देते हैं। उनका जो श्रृंगार रस है वो भी बड़ा ही अच्छी अनुभूति करवाता है इस ग्रंथ में। रघुवंश में प्राकृतिक दृष्टि से बाह्य प्रकृति का जितना सुंदर चित्र मिलता है, उतना ही तात्विक विश्लेषण अंतः प्रकृति का भी अत्यधिक प्रभावपूर्ण प्रयोग किया गया है। यानी ऐसा नहीं है कि बाह्य प्रकृति का ही ये वर्णन करते हैं, ये अंतःकरण की प्रकृति का भी अच्छा चित्रण करते हैं। रघुवंश में अज और इंदुमती के द्वारा प्रगाढ़ प्रेम का जो महत्व बताया गया है, वो रघुवंश में राम और सीता को निर्वासित करने में त्याग की महत्ता भी प्रदर्शित करता है। अनेकों स्थानों पर दार्शनिक सिद्धांत, पारितोषण, पांडित्य की प्रतिष्ठा, काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन आदि इनके काव्यों में देखा जाता है। और हम बात करें कालिदास के रघुवंश में तो यत्र तत्र सर्वत्र उपमा अलंकार का क्या जो प्रयोग है बड़ा ही सुंदर किया गया है। उपमा इनकी प्रसिद्ध है और इनके विषय में एक श्लोक भी प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दांडिन्य पद लालित्यम मागे संति त्रियोगुणा। यानी उपमा कालिदासस्य, कालिदास की उपमा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, और भारवी कवि का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। दांडिन्य पद लालित्यम, दंडी कवि का पद लालित्य अर्थात पदों की सुंदरता, और मागे संति त्रियोगुणा, माग में ये तीनों ही गुण हैं, अर्थ गौरव, पद लालित्यता और उपमा। तो माघ के शिशुपाल वध एक ही ग्रंथ है उनका, जो राजस्थान के रहने वाले हैं माघ कवि, उनमें ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, कालिदास की शैली क्या है। तो कविता रूपी कामने के कांत अर्थात प्रियतम के रूप में कालिदास केवल संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि नहीं है, अपितु पूरे संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त हुए हैं। और कालिदास की सर्वोच्चता को लेकर एक वाक्य भी मिलता है, कौन सा, जो आपको दिखाई दे रहा है नीचे नीचे, न भूतो न भविष्यति, न तो होगा और न कभी हुआ। अर्थात ऐसा कवि, ऐसा महाकवि न तो आज तक कोई दूसरा हुआ और न ही कोई होगा। कवि कुलगुरु कालिदास की जो शैली है, कतिपय विशेषताओं को इस प्रकार से देख सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, महाकवि कालिदास की रचना में प्रसाद गुण की प्रसन्नता सर्वत्र दिखाई देती है। माधुर्य और ओज गुण के अतिरिक्त तीसरा गुण जो दोनों को मिला जुला रूप है वो भी इसमें सर्वत्र दिखाई देता है। दूसरी विशेषता इसकी बात करें कि माधुर्य जहाँ केवल कुछ रचनाओं में, श्रृंगार आदि भी कुछ रसों में मिलता है, और ओज भी मात्र कतिपय कृतियों में ही, वीर आदि कुछ ही रसों में प्राप्त होता है। लेकिन इनके काव्यों में ये सारे गुण एक जगह देखने को मिल जाते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला है अपना वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यति, यानी वैदर्भी रीति के संबंध में कालिदास सबसे अलग है। वैदर्भी रीति का बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हैं। कालिदास की जो वैदर्भी रीति में मधुर शब्दों का बड़ा ही सुंदर चयन किया गया है, ललित रचना का संयोजन और समास युक्त पदों का अभाव सर्वत्र देखा गया है। यानी इनकी जो भाषा है वो बड़ी ही ललितता से युक्त, कोमलता से युक्त यहाँ दिखाई देती है। प्रसाद के साथ कुछ अंश माधुर्य और ओज से सम्मिलित होने के कारण कालिदास की जो कृतियाँ हैं, उनकी जो भाषा शैली है
वो सरल और मनोरम अनायास ही बन जाती है। विचारों के अनुसार शैली का प्रभाव प्रस्तुत देखने को प्रस्तुति देखें इनकी, तो एक श्लोक मैं आपको सुना रहा हूँ। शैशवे अभ्यस्त विद्याम यौवने विषय विषीणाम वार्धके मुनिवृत्तिनाम योगान्ते तनु तज्याम। अर्थात जो कालिदास की जो रचनाएं हैं उसके विषय में एक है कि शैशवे अभ्यस्त विद्याम, शैशव अवस्था में विद्या में रत रहना, यौवने विषयणाम और यौवन में इंद्रियों में रत रहना, बुढ़ापे में मुनिवृत्ति और अंत में अपने शरीर का त्याग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कम शब्दों में ही ये महाकवि कालिदास हैं, ये अपने भावों की जो अभिव्यक्ति है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण करते हैं। जैसे कि महाकाव्य के प्रारंभ में इन्होंने अपनी तुलना में जो शब्द लिखे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व च अल्पमति विषया। कहा है इन्होंने कि कहाँ तो इतना बड़ा वंश रघुवंश और कहाँ मैं अल्पज्ञ कालिदास। मैं उस इतने बड़े महान वंश की क्या गाथा गा सकता हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत ही अल्प बुद्धि हूँ। अर्थात कोमल और अत्यंत भावनाओं से युक्त मधुरतापूर्ण उपस्थिति करने में कालिदास बड़े ही माहिर हैं। तो इस प्रकार से ये कालिदास की काव्य कला है। कालिदास की काव्य कला का विस्तार अपन देखें तो बहुत लंबा है, लेकिन शॉर्ट में आपको ये बताया गया है। आज का वीडियो हम यहाँ तक ही रखेंगे।